नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 16 अप्रैल 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं वो किस प्रकार से फ्रॉड करते हैं, पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल, तीन नए बिल सरकार लेके आई है डीलिमिटेशन से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल, वुमेन रिजर्वेशन। तीनों इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रीडेटरी लोन एप्लीकेशंस के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और साइबर सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कहानी की शुरुआत ना केरला के एक शहर कन्नूर से होती है। वहां पे ना एक लड़का जिसका नाम नितिन राज फर्स्ट ईयर डेंटल स्टूडेंट था। पिछले हफ्ते ना एक 5 मंजिला बिल्डिंग से कूद के उसने ना आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन उठता है क्यों। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा, देखो नितिन ने ना एक लोन एप्लीकेशन से ना छोटा सा लोन लिया था। उसके बाद तो देखो भाई, उस एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट्स ने ना नितिन का जीना हराम कर दिया पूरी तरह से। साथ ही में एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी उसके कॉलेज में। और यह भी आरोप लगा कि कॉलेज में उसके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ था। मतलब दो चीजें साथ के साथ चली थी। कॉलेज में उसके साथ कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और पैरेलली जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो एक लोन एप्लीकेशन से उसने छोटा सा लोन लिया था, और बाद में रिकवरी एजेंट उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। इसीलिए देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये जो कमीशन है ना, ये भी हरकत में आ गया। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने ना स्टेट पुलिस को बोला कि भाई एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट दो कि किस प्रकार से किसने नितिन के साथ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया था। फिर देखो, राइटर ये बोलते हैं ये ना कोई अकेला केस नहीं है। केरला में ना पिछले 4 महीने में ये तीसरा सुसाइड का केस है। सिर्फ अगर आप जो कैपिटल है ना केरला की, थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम रूरल में जनवरी से लेके अभी तक 35 कंप्लेंट्स आ चुकी है कि लोन रिकवरी एजेंट जो हैं हमें तंग कर रहे हैं। हमने किसी लोन एप्लीकेशन से छोटा सा लोन लिया था, लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि केरला में इतने सारे केसेस क्यों। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि ना केरला में स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है। वहां पे आपको पता है डिजिटल लिटरेसी काफी ज्यादा है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी अभी उतनी नहीं आई है। वहां पे ना स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी आबादी है जिनको ना छोटे छोटे लोन्स चाहिए होते हैं। और ये जो एप्लीकेशंस है ना, लोन एप्लीकेशंस, ऐसे भोले भाले बच्चों को फंसाते हैं और उनको अपना शिकार बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर, आखिरकार ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं अपना जाल बिछाती कैसे हैं। आप ना थोड़ा टेक्निकल समझिए। जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, तो स्क्रीन पर परमिशन आती है। आप बिना सोचे अलाउ अलाउ कर देते हो, अलाउ अलाउ अलाउ। बस हमें जल्दी होती है एप्लीकेशन को खोल के देखा जाए, और जिस मकसद के साथ में हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की है ना, वो मकसद पूरा किया जाए। बस देखो, यही जो सोच है ना, सबसे बड़ी गलती साबित होती है। ये जो एप्लीकेशंस है ना, आपसे परमिशन ले लेती हैं आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी फोटो गैलरी और आपकी जीपीएस का डेटा एक्सट्रैक्ट करने की, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन से चुरा लेती हैं। अब ये लोन एप्लीकेशंस चालाक होती हैं। डेटा चुरा के ये ना डेटा या तो देखो नॉर्थ इंडिया में किसी शहर के सर्वर्स पर स्टोर करती हैं, या फिर विदेशों में इनके सर्वर्स होते हैं, वहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है। और एक बार डेटा अगर इन लोन एप्लीकेशन के पास में चला गया, तो भाई फिर तो जिसने लोन लिया है ना इन एप्लीकेशन से, वो चक्रव्यूह में फंस जाता है। अगर एक दिन की भी देरी हुई ईएमआई को पे करने में, तो बस नरक स्टार्ट हो जाता है। रिकवरी एजेंट कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं कॉल करके कि लोन क्यों नहीं दे रहे हो, ईएमआई क्यों नहीं चुका रहे हो। यहां तक कि देखो, लोन एप्लीकेशन में जो रेफरेंस दिया गया था ना, जिसने लोन लिया है वो अपने भाई का, रिश्तेदार का रेफरेंस देता है, तो उस रेफरेंस को भी हरास किया जाता है। समझ गए। इवन दोस्तों को और परिवार वालों को कॉल करके बेइज्जती की जाती है उस पर्सन की जिसने लोन लिया है। तो इससे ना उस पर्सन की जो रेपुटेशन है बहुत मिट्टी में मिल जाती है। इंसान
पैसे के दबाव से ज्यादा शर्मिंदगी की वजह से टूट जाता है। ये हालात हो जाते हैं। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, कैसे ये ऑपरेट करते हैं। अब आप लोग देखो ये सोचोगे कि यार आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई को तो काम है ना इन लोन एप्लीकेशंस पे लगाम लगाना। देखो आप ना इसको थोड़ा गहराई से समझो। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ना फाइनेंशियल एंटिटीज को रेगुलेट करता है, जैसे रजिस्टर्ड बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, एनबीएफसी हो गई। लेकिन ये जो एप्लीकेशंस है ना, ये ऐप और डेटा लेयर में ऑपरेट करती हैं। ये ना तो बैंक है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसलिए आरबीआई के रेगुलेशन से छूट जाती हैं। समझ गए? तो इनके पास में कोई रेगुलेटेड स्टेटस होता ही नहीं है। ये दिखावे दिखावे के लिए ना किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ में पार्टनरशिप साइन कर लेती हैं या शो करती हैं। पार्टनरशिप ना भी करें किसी एनबीएफसी के साथ में, जनता को बेवकूफ बनाया जाता है कि हमारा इस एनबीएफसी के साथ में पार्टनरशिप है। और ये एक ऐसे पेमेंट गेटवे से पैसा भेजती हैं जो बिल्कुल ओपेक होता है। ओपेक मतलब पता ही नहीं कौन सा पेमेंट गेटवे है। जैसे पेटीएम, रेजर पे, इनके बारे में तो आपने सुना होगा, ये तो फेमस पेमेंट गेटवेज हैं, सब कुछ सही होता है। लेकिन ये लोन एप्लीकेशंस ऐसे पेमेंट गेटवे का यूज करती हैं जो बिल्कुल ओपेक होता है, किसके उसी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कितनी फीस लगी लोन डिसबर्स करने की, कितना डिडक्शन हुआ, वो सब भी नहीं बताया जाता। और अगर यूजर को शिकायत करनी हो ना इन लोन एप्लीकेशन के अगेंस्ट, तो कोई ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म नहीं होता कि भाई इस लोन एप्लीकेशन के अगेंस्ट कहां पे शिकायत की जा सकती है। और तो और इन लोन एप्लीकेशंस के जो कॉल सेंटर है ना, वो भी देश से बाहर होते हैं, तो लोकल पुलिस इन तक ना पहुंच नहीं पाती। ये दिखते हैं। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। सॉल्यूशंस अच्छे दिए गए हैं। सबसे पहले आप एक टर्म समझिए, सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स का मतलब है एक पूरी तरह से सिक्योर और आइसोलेटेड डिजिटल इन्वायरमेंट। देखो गूगल और एप्पल जैसे जो स्मार्टफोन मेकर है ना, उनको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो बिल्कुल सिक्योर हो, जहां पे इस प्रकार से फ्रॉड करने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो ना आ पाए। अब इसके लिए देखो गूगल को और एप्पल को ना सरकार के साथ मिल के काम करना चाहिए। सरकार के पास तो देखो पूरी लिस्ट है कौन कौन सी जो एप्लीकेशन है वो लोन डिसबर्स करने के लिए एलिजिबल है। तो सरकार वो लिस्ट गूगल के साथ में और एप्पल के साथ में शेयर कर सकती है कि भाई इसके अलावा कोई अपनी फर्जी एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर में डालता है और ये बोलता है कि हम फाइनेंशियल ऐप हैं, हमारा काम है लोन डिसबर्स करना, तो आप उसे हटा दो। इवन देखो, इवन यूजर गलती से अलाउ कर देता है ना, कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर लो या फिर गैलरी को एक्सेस कर लो, तो ये चीज लॉक होनी चाहिए या फिर डबल ट्रिपल मैकेनिज्म होना चाहिए कि यूजर को साफ साफ समझ में आए कि सामने वाला क्या मांग रहा है आपसे। समझ गए? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो फर्जी एप्लीकेशन वाले होते हैं ना, एक दिन एक एप्लीकेशन बैन होती है तो अगले दिन प्ले स्टोर पे दूसरी जो एप्लीकेशन है ना वो इंस्टॉल हो जाती है। बात देखो ठीक है, इसके लिए सरकार को ना सख्त कानून बनाना चाहिए कि भाई अगर आप ये फर्जी एप्लीकेशन बनाते हो लोन वाली, तो इसके लिए भारी भरकम जेल होगी, मतलब लंबी जेल होगी और भारी भरकम जो फाइन है आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये जो कानून बने ना, ये डीपीडीपी एक्ट 2023 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। फिर तीसरा सॉल्यूशन, क्रिप्टोग्राफिक सर्टिफिकेट एंड वाइट लिस्टिंग। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है डेटा को मैथमेटिकल कोड्स के अंदर लॉक करना। तो गवर्नमेंट को ना ये रूल बनाना चाहिए, हर फाइनेंशियल ऐप के पास में ना डिजिटल सर्टिफिकेट हो। ये सर्टिफिकेट ना एक रेगुलेटेड बैंक या फिर एनबीएफसी से ना क्रिप्टोग्राफिकली साइंड होना चाहिए। मतलब कि ऐप स्टोर पर सिर्फ वही ऐप्स दिखें जो आरबीआई की व्हाइट लिस्ट में हो। तो काइंड ऑफ फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल मैंने दिया था ना, वैसा ही है कुछ कुछ। तो इसी डायरेक्शन में देखो केरला की सरकार ने ना नया कानून लाने का प्लान किया है, और इस कानून से ना उनकी जो लोकल पुलिस है ना, उनको बाहरी ऐप्स पे, जो ऐप्स बाहर की है ना, उन पे एक्शन लेने की फिर आजादी मिल जाएगी।
फिर सॉल्यूशन नंबर 4 है, ये क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बिल्कुल देखो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मतलब ये कोई भी एप्लीकेशन लोन देती है ना तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रेट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट फीस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपेक हो, किसी ने लोन ले लिया उसको पता ही नहीं है कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, क्या फीस मेरे से ली जा रही है, उसको कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पेमेंट एग्रीगेटर है ना, पेमेंट गेटवेज, उनकी देखो भाई स्ट्रिक्ट केवाईसी होनी चाहिए। अगर किसी यूपीआई आईडी पर ना बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं तो फिर देखो उस पर रेड फ्लैग लगना चाहिए और तुरंत की तुरंत जांच होनी चाहिए कि क्यों कंप्लेंट्स आ रही हैं उस यूपीआई आईडी पर। तो ये कुछ सॉल्यूशंस राइटर देते हैं अपनी तरफ से। आरबीआई वर्किंग ग्रुप का ना एक कोट है 2021 का, इन्होंने बोला था इनोवेशन का देखो बहुत ज्यादा स्वागत है लेकिन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कीमत पे नहीं होना चाहिए। समझ गए? और जो डिजिटल लैंडिंग है ना उससे देखो भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, छोटे छोटे एमएसएमईज को लोन मिलता है, फायदा होता है। लेकिन दो चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है, एक डिजिटल डिवाइड और दूसरा लो फाइनेंशियल लिटरेसी। जब डिजिटल डिवाइड और लो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है ना, मतलब पता नहीं है किस प्रकार से आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो फिर इसी का फायदा उठाते हैं ये फिनटेक वाले, जैसे लोन, फर्जी लोन एप्लीकेशंस वाले, और एक्सटोर्शन करते हैं, मजबूर कर देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डीलिमिटेशन एंड पार्लियामेंट एक्सपेंशन से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो ना बेसिक्स, वैसे काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स, लेकिन फिर भी आपको क्लियर कर देता हूं। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन के हिसाब से जो इलेक्शन की बाउंड्रीज हैं वो रीड्रा करना, ताकि ये इंश्योर करना कि देश में हर कंस्टिट्यूएंसी में जो एमपी है वो लगभग लगभग बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीट ए में तो कोई एमपी 1 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और सीट बी में सिर्फ 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए कि हर सीट में एमपी जो है लगभग लगभग बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करें, तभी तो फिर वो वाला कंसेप्ट रियलाइज हो पाएगा, 1 वोट और 1 वैल्यू। और देखो संविधान का आर्टिकल 82 लोकसभा के लिए और आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट असेंबलीज के लिए डीलिमिटेशन की बात जो है वो करता है। लेकिन यहां पे ना एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट देखो ये है, पहले तो ना ये प्रोविजन था कि हर सेंसस के बाद में डीलिमिटेशन होगा, और यूपीएससी ने प्री में ये क्वेश्चन पूछा था, अभी तक कितने डीलिमिटेशन हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। तो ट्विस्ट ये है, 1970s में ना एक दिक्कत सामने आई। जो नॉर्थ इंडिया था उसकी पॉपुलेशन तो काफी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन साउथ इंडिया में जैसे केरला में, तमिलनाडु ने, इन्होंने फैमिली प्लानिंग अच्छे से की, मतलब फैमिली प्लानिंग पे काफी ज्यादा फोकस किया, तो इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गई। तो अगर 1970s में डीलिमिटेशन होता तो साउथ इंडिया के राज्यों को नुकसान हो जाता, उनकी सीट्स तो कम हो जाती। इसलिए ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1976 में, जिसमें यह प्रोविजन किया गया कि भाई 2001 तक ना, यानी आने वाले 25 सालों तक ना, सीट्स को ना फ्रीज कर दिया जाए, यानी जितनी सीट्स जिस राज्य के पास में है उतनी ही रहनी चाहिए। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में इस फ्रीज को और 25 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी ईयर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। समझ गए? यानी जिस राज्य के पास में जितनी लोकसभा सीट्स हैं उतनी ही रहेंगी, ताकि वो राज्य जिन्होंने फैमिली प्लानिंग की है ना उनको पनिशमेंट ना मिले। लेकिन भाई अब ये जो फ्रीज है ना ये खत्म हो रहा है, ये फ्रीज अब खत्म हो रहा है। और इसी कंटेक्स्ट में जो बजट सेशन चल रहा है ना, इसमें सरकार ने ना 3 नए इंटरलिंक्ड बिल को इंट्रोड्यूस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। ये क्या है? इसमें देखो 3 खतरनाक चेंजेस हैं। ये जो पहला बिल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, पहला प्रोविजन इसमें यह है, लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट्स है ना अभी 550 है, इसे बढ़ा के 850 किया जाएगा।
तो इस बिल के अंदर पहला प्रोविजन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट बिल के अंदर पहला प्रोविजन ये है। फिर दूसरा प्रोविजन देखिए, फिर देखो इसी बिल के अंदर दूसरा प्रोविजन ये किया गया है कि सीट्स का जो बंटवारा है ना, वो देखो पॉपुलेशन के बेस पे होगा। मतलब अलग अलग राज्यों को कितनी सीट्स मिलेंगी, 850 लोकसभा मेंबर्स में से। इसका जो फैसला है ना, वो सेंसस के आधार पे होगा। लेकिन कौन से सेंसस के आधार पे होगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी एक बिल पास करके, यानी एक कानून के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल में ये बोल दिया गया। फिर तीसरा प्रोविजन ये किया गया वुमेन रिजर्वेशन, यानी जो वुमेन रिजर्वेशन है ना, वो डीलिमिटेशन के बाद लागू होगा और ये 15 साल तक वैलिड रहेगा। तो 3 चीजें बोल दी गई इस कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल में। अब आप दूसरा बिल देखिए जो सरकार लेके आई है पार्लियामेंट में, डीलिमिटेशन बिल। इस बिल में बोला गया है एक नया जो डीलिमिटेशन कमीशन है ना, वो बनाया जाएगा और साफ साफ लिखा है डीलिमिटेशन कमीशन जो काम करेगा ना, वो लेटेस्ट सेंसस के आधार पे काम करेगा। देखो अभी तक का जो लेटेस्ट सेंसस है वो तो 2011 का है। फ्रेश सेंसस तो 2011 के बाद में कंडक्ट ही नहीं हुआ ना। तो 2011 के सेंसस के आधार पे डीलिमिटेशन होगा इनडायरेक्टली, ऐसा बोल दिया गया है दूसरे बिल में। फिर है तीसरा बिल, यूनियन टेरिटरीज वाला। अब ये बिल जो है वो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, इन पर नया जो फ्रेमवर्क है ना वो इंप्लीमेंट करेगा। तो ये 3 बिल्स लेकर आई है सरकार, लेकिन इन 3 बिल्स का देखो बहुत जबरदस्त इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। सबसे पहला जो इंप्लीकेशन होने वाला है वो होने वाला है नॉर्थ साउथ डिवाइड। सबसे बड़ा झटका तो देखो भाई साउथ के राज्यों को लगेगा, क्योंकि 2011 यूं बोला गया है ना सेकंड बिल में कि लेटेस्ट सेंसस के आधार पे सीटों का बंटवारा होगा। लेटेस्ट सेंसस तो 2011 वाला ही है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। तो केरला और तमिलनाडु ये सबसे बड़े लूजर होंगे। दूसरा इंप्लीकेशन देखो ये है, पहले ना एक रूल हुआ करता था कि हर सेंसस के बाद में ना डीलिमिटेशन होगा। मैंने पहले भी आपको बताया ना, पहले ये प्रोविजन था कि हर फ्रेश सेंसस के बाद में डीलिमिटेशन होगा। अब नया बिल जो है वो पार्लियामेंट को देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जब मर्जी चाहे वो डीलिमिटेशन करवा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि हर सेंसस के बाद ही होगा। सरकार अब सिंपल मेजोरिटी से ये डिसाइड करेगी कि अगला डीलिमिटेशन कब होगा और अगला सेंसस कब होगा। यानी एक मेजोरिटी गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से जो रूल्स है वो बदल सकती है। फिर तीसरा इंप्लीकेशन की बात करते हैं। तीसरा इंप्लीकेशन बहुत जरूरी है। देखो लोकसभा की सीट्स बढ़ के मान लो मैक्सिमम 850 हो गई, मान लो 815 है। अब लोकसभा की सीट्स 815, राज्यसभा की 245 ही रह गई। अब संविधान का एक आर्टिकल है 108 जिसमें ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है। दोनों हाउसेज अगर किसी बिल पे लड़ाई करते हैं ना तो ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है। अभी लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है ना राज्यसभा से 2.2 टाइम्स है, लेकिन नया बिल के पास होने के बाद में ना ये स्ट्रेंथ हो जाएगी 3.3 टाइम्स। अब मान लो सरकार की लोकसभा में 53% मेजोरिटी है यानी 433 सीट्स हैं, और राज्यसभा में 40% यानी सिर्फ 98 सीट्स हैं। तो टोटल 531 हो गई ना, 433 प्लस में 98, 531 वोट हो गए। तो सरकार जो है वो ज्वाइंट सेशन आराम से जीत जाएगी। तो ज्वाइंट सेशन की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। अब चौथी इंप्लीकेशन की बात करते हैं। आपने देखो एक चीज पढ़ी होगी, 91st अमेंडमेंट है 2003 का। इसके अनुसार ना किसी भी सरकार में ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मैक्सिमम साइज है ना वो लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली का 15% हो सकता है। मान लो जैसे पहले मैक्सिमम लोकसभा की सीट्स थी 550, तो इसका 15% मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अब 800 कितनी 830 है क्या 850 है, एक सेकंड देख ही लेते हैं, ये डाउट नहीं रहना चाहिए। 850 है हाँ। अब मान लो 850 हो गया साइज, तो 850 का 15% तो देखो बहुत ज्यादा हो गया ना, यानी 122 मिनिस्टर हो सकते हैं। 122 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
की स्ट्रेंथ हो सकती है, तो ये तो बहुत बड़ी सरकार बन जाएगी। फिर आगे चलते हैं, पांचवा इंप्लीकेशन, क्राइसिस ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। देखो पार्लियामेंट में ना आज के समय में ना 0 आवर सेशन होता है, क्वेश्चन आवर सेशन होता है। अब इसमें ना एमपीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछने की बारी लोटरी से पता लगती है, जिसकी लोटरी लग गई वो क्वेश्चन पूछता है। भाई 850 मेंबर्स में तो लोटरी लगना भी मुश्किल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी ना लोटरी लगने की, इतने ज्यादा मेंबर्स हैं। और इंडिया की पार्लियामेंट तो इतने कम दिनों काम करती है, सिर्फ साल में कितने दिन काम करती है, 70 दिन काम करती है। यूके की पार्लियामेंट एक साल में 150 दिन काम करती है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट सिर्फ 70 दिन काम करती है। और हमारी पार्लियामेंट तो देखो कमेटीज के पास में बहुत कम बिल भेजती है, सिर्फ 20%। वहां की पार्लियामेंट तो ज्यादातर बिल्स को कमेटीज के पास में भेजती है ताकि डिस्कशन हो सके, डेलिब्रेशन हो सके। तो ये केस स्टडी है इंडिया वर्सेस यूके की। फिर छठा इंप्लीकेशन, ओवरसाइज्ड स्टेट असेंबलीज। अगर देखो यही 50% इंक्रीज स्टेट असेंबलीज की सीट्स में भी हो गया, तो आप सोच के देखो यूपी असेंबली में तो 600 सीट्स हो जाएंगी, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में 450 से ज्यादा सीट्स हो जाएंगी। इतनी बड़ी स्टेट असेंबली क्या एफिशिएंटली रन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो डेलिब्रेशन जो है एमपीज एमएलएज के बीच में चर्चा बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत सारी वॉइसेस हो जाएंगी, फ्लोर टाइम बहुत कम लोगों को मिलेगा, यही डिसरप्शन ज्यादा होगा, ये सब दिक्कतें आएंगी। तो एम आर माधवन जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के हेड हैं, ये कहते हैं कि भाई इन बिल्स का ना पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज की फंक्शनिंग पे ना बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आने वाला है। तो सोच समझ के ये बिल आने चाहिए थे और प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही इन बिल्स को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। कमेटीज के पास में बिल जाने चाहिए, पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए, लेकिन सरकार जल्दबाजी में ये बिल लेके आ गई। वे फॉरवर्ड ये है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में ये बिल भेजे जाएं, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में कंसल्टेशन हो, संविधान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे इनपुट ली जाए, और राज्यसभा का रोल और राज्यसभा की आवाज को बचाने के लिए स्टेप्स लिए जाएं। डिबेट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये बदलाव कोई छोटा बदलाव नहीं है, जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, डेमोग्राफिक पेनल्टी, मार्जिनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वन वोट वन वैल्यू वर्सेस रीजनल इक्विटी, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये प्रीलिम का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आपके लिए आज का है क्वेश्चन नंबर 2। ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स का है। ये क्वेश्चन सिमिलर पूछ लिए गए थे यूपीएससी के द्वारा, पास्ट में 2020 में पूछा गया था राज्यसभा से संबंधित, और 2023 में वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित पूछ लिया गया था। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब इसके बाद देखो तीसरा आर्टिकल वुमेन रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल डिलिमिटेशन से संबंधित तो था उसमें, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन वाले एंगल पे फोकस नहीं था, और ये तीसरा आर्टिकल स्पेशली फोकस करता है वुमेन रिजर्वेशन वाले एंगल पर। तो डिलिमिटेशन तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, वुमेन रिजर्वेशन पे हम फोकस करेंगे। देखो वुमेन रिजर्वेशन की जो डिमांड है ना, आजादी के बाद से ही है। 2010 में एक बिल पास हुआ था, 2010 में राज्यसभा ने यह बिल पास किया था, 108वां अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल में ना महिलाओं के लिए 33% सीट्स बिना किसी शर्त के रिजर्व की गई थी, और उस समय बीजेपी की लीडर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने ना जबरदस्त ढंग से इस बिल का सपोर्ट किया था। हालांकि बीजेपी विपक्ष में थी, लेकिन दुखद बात यह थी कि वो बिल राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ था। समझ गए? अब 2023 में आते हैं, यानी 13 साल बाद 2023 में ना गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन बुलाया और एक नया कानून पास कर दिया, जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये पास भी हो गया, एक्ट भी बन गया, देश भर में तालियां बजाई गई, वाह वाह हुई कि हाँ यार बढ़िया, महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया है लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। लेकिन यहां पे ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस बिल में यह बोला गया था कि सरकार ना महिलाओं को रिजर्वेशन तुरंत नहीं देगी। संविधान का आर्टिकल 334A में एक क्लोज ऐड किया गया इस बिल के द्वारा कि महिलाओं को जो 33% रिजर्वेशन है ना, वो पहले फ्रेश सेंसस कंडक्ट होगा, उसके बाद दिया जाएगा।
मतलब पहले फ्रेश सेंसस होगा, उस फ्रेश सेंसस के आधार पे फिर डीलिमिटेशन होगा, और डीलिमिटेशन के बाद में महिलाओं को फिर 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी लटका दिया गया। बिल तो पास किया गया लेकिन मामला लटका दिया गया। तो राइटर ये कहती हैं कि भाई ये ना अननेसेसरी लिंकेज था, महिलाओं के साथ ना एक प्रकार से धोखा था। अगर सरकार चाहती तो 2010 की बिल की तरह ना तुरंत महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इसे लिंक कर दिया कि पहले फ्रेश सेंसस होगा, उसके आधार पे डीलिमिटेशन होगा, और उसके आधार पे फिर बाद में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर ये कंडीशन ना होती तो 2024 के इलेक्शन में, जो इलेक्शन हुए थे ना, उसमें 33% सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित होती, लेकिन नहीं हुई। अब आप एक सिचुएशन देखो, 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुए ना, इसमें वुमेन एमपीज की संख्या 78 से गिर के ना सिर्फ 74 रह गई, टोटल हाउस का सिर्फ 13.6%। और स्टेट्स का हाल तो भाई और भी बुरा है। 2024 और 2025 में ना 10 राज्यों में स्टेट असेंबली में इलेक्शंस हुए, टोटल 1276 सीट्स पे वोटिंग हुई, और कितनी महिलाएं जीती? सिर्फ 123, यानी स्टेट असेंबलीज में महिला एमएलएज की संख्या 10% से भी कम। 10 राज्यों में जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए ना, उनकी हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में 2 नए बिल आए जिनकी चर्चा मैंने दूसरे आर्टिकल में की, 131st अमेंडमेंट बिल और डीलिमिटेशन बिल 2016। 2 बिल क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब सरकार ये बोल रही है कि पार्लियामेंट की जो सीट्स है वो मैक्सिमम 550 से बढ़ा के 850 होंगी, और डीलिमिटेशन किस बेस पे होगा? 2011 के आउटडेटेड सेंसस के आधार पे। तो राइटर ना 3 बातें बोलती हैं। राइटर कहती हैं सरकार के ना 3 एम है ये बिल लाने के। पहला, करंट पॉपुलेशन डेटा को इवेट करना। सरकार देखो आज की पॉपुलेशन सच्चाई से ना बचना चाहती है, इसीलिए 2011 का जो सेंसस है ना वो उसको बेस बनाया जा रहा है, ये गलत है। फिर दूसरा है कास्ट सेंसस को डोज करना। मतलब राइटर ये कहती हैं अगर आप 2011 के सेंसस यूज करते हैं ना, तो नया कास्ट सेंसस करवाने का जो पॉलिटिकल प्रेशर है आपके ऊपर थोड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर ये प्रेशर है ना, नया सेंसस जो भी कंडक्ट हो रहा है उसके साथ साथ कास्ट सेंसस भी कंडक्ट हो। लेकिन पुराने सेंसस के आधार पर सरकार सब कुछ करवा रही है, तो फिर कास्ट सेंसस का जो प्रेशर है सरकार के ऊपर खत्म हो जाएगा। तीसरा एम सरकार का ये है पॉलिटिकल गैरीमेंडरिंग। ये क्या है? देखो, डीलिमिटेशन जो है, यानी जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज है ना उनको रीड्रा किया जाता है, ये काफी सेंसिटिव इशू होता है। असम और जम्मू एंड कश्मीर में ये आरोप लगते हैं कि डीलिमिटेशन जो हुआ वो रूलिंग पार्टी के फेवर में हुआ। मतलब बाउंड्रीज को इस प्रकार से ड्रा किया गया कि रूलिंग पार्टी को फायदा हो। तो राइटर कहते हैं कि भाई आप महिला रिजर्वेशन को इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे से क्यों लिंक कर रहे हो? डीलिमिटेशन होगा, सीटों का बंटवारा होगा, साउथ के राज्य विरोध करेंगे, हो सकता है मामला लटक जाए, तो इस कंट्रोवर्शियल मुद्दों के साथ में आप वुमेन रिजर्वेशन को मत लिंक कीजिए ना। फिर राइटर एक बात बोलती हैं, इंडिया में देखो डीलिमिटेशन ना हमेशा लेटेस्ट अवेलेबल सेंसस के आधार पे होता है, क्योंकि SC ST जो सीट्स है ना उनकी लेटेस्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पर मिलती हैं। 1971 सेंसस के आधार पे SC सीट्स 79 और ST सीट्स 41 थी, लेकिन 2001 सेंसस तक ना इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो डीलिमिटेशन ने ना इनकी सीट्स बढ़ा दी। SC के लिए 84 हो गई और ST के लिए 47 हो गई, तो उनका कंबाइंड प्रोपोर्शन जो है टोटल पॉपुलेशन का 24.4% हो गया। आज हम 2026 में खड़े हैं। पिछले 25 सालों में देखो ST और SC पॉपुलेशन निश्चित रूप से बढ़ी होगी, लेकिन अगर सरकार डीलिमिटेशन 2011 के डेटा पर करती है ना, तो इन डिप्रेस्ड क्लासेस को बढ़ी हुई सीट्स नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब तो यह हो गया उनका हक उनसे छिन जाएगा, और बल्कि SC और ST महिलाओं को तो डबल नुकसान होगा। एक तो देखो ओवरऑल जो महिला रिजर्वेशन है वो लटक जाएगा, ऊपर से SC ST का जो राइटफुल शेयर है वो भी उनको नहीं मिलेगा, तो उनको डबल नुकसान हो जाएगा।
अब एक और एंगल समझो, चलो ये एंगल तो मैंने बता दिया, इसको बार बार डिस्कस नहीं करते हैं कि साउथ के राज्य जो हैं उन्हें कैसे नुकसान हो रहा है, ये बार बार नहीं करते हैं। लास्ट में सॉल्यूशन की बात करती हैं राइटर। सॉल्यूशन वो ये कहती हैं कि डीलिंक कर दो। वुमेन रिजर्वेशन एक अलग से जबरदस्त मुद्दा है, जरूरी है, इसको लाने के लिए आप अलग से कानून बनाओ, इसको दूसरे पॉलिटिकल एजेंडाज के पीछे आप छुपाओ मत। तो 106वीं अमेंडमेंट का जो क्लोज 334A है ना, इसको आप अमेंड कर दो, वो लाइन डिलीट कर दो कि रिजर्वेशन जो है वो डीलिमिटेशन के बाद होगा। नहीं, वो लाइन आप डिलीट कर दो, क्योंकि देखो इससे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले से वुमेन इंपावरमेंट नहीं आने वाला है। तो कुल मिला के देखो यही पूरा आर्टिकल है। और B.R. अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी, ये कोट आप याद रखिएगा, मैं किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस मेजर करता हूं कि उस कम्युनिटी में महिलाओं ने कितनी डिग्री प्रोग्रेस जो है वो अचीव की है। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, पॉलिटिकल गेरीमेंडरिंग, इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ डिसएडवांटेज, डेमोग्राफिक पेनल्टी, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये प्रीलिम का क्वेश्चन 2012 में यूपीएससी ने पूछा था, आपको अटेम्प्ट करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है प्रीलिम का। ये मेंस का क्वेश्चन 2019 में पूछा था यूपीएससी ने, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन से रिलेटेड। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है प्रीलिम का, और ये मेंस का क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।